हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो 50 क्वेश्चंस मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए आज 51 क्वेश्चंस से हम शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। The very first question is, which of the following statement is true in the case of a test prepared by you as a teacher? कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है टेस्ट के बारे में जो कि एज अ टीचर आपके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो प्लीज़ ऑप्शन देखिए। यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? इफ़ अ टेस्ट इज़ रिलायबल इट इज़ ऑब्जेक्टिव। अगर टेस्ट रिलायबल है तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं ये गलत है। इफ़ अ टेस्ट इज़ वैलिड इट इज़ रिलायबल ऑल्सो। हियर द राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑप्शन नंबर सी, इफ़ अ टेस्ट इज़ रिलायबल इट इज़ वैलिड, it is wrong. And D, if a test is valid and reliable it is usable, so it is also incorrect statement. So here the right answer is option number B. Next question जो है 52, as per the cognitive development theory of G. Piaget, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स आर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो कग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है जी पियाजेट के द्वारा, उसमें एडोलेसेंट स्टूडेंट हैं वो किस स्टेज के डेवलपमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कितने साल तक के स्टूडेंट के लिए, कितने साल के बच्चों के लिए है? 0 to 2 years। 0 to 2 years सेंसरी मोटर्स में आते हैं। ओके 0 to 2 years सेंसरी मोटर में आते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल में कितने आते हैं? 2 से 7 years के बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। एंड 7 to 11 कंक्रीट में आते हैं। ओके एंड 12 to बियॉन्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। 12 to बियॉन्ड जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि एडोलेसेंट स्टूडेंट किस में आएंगे, कौन से स्टेज में आएंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का यूज़ हम कब करते हैं? तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है? यह रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स कि जो हम समझ चुके हैं उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर हम उसको कोशिश करके हम इम्प्लाइज करके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना। तो ये कौन सा, किसका यूज करके प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेटाकॉग्निशन का यूज करके। तो यह मेटाकॉग्निशन इज द राइट आंसर। जैसे कि अभी हम MCQs कर रहे हैं, तो MCQs में हम बहुत कुछ समझ चुके हैं एंड हमें बहुत कुछ अभी समझना बाकी है, बट हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसका यूज करके कर रहे हैं? मेटाकॉग्निशन। हियर मेटाकॉग्निशन मीन्स समझ के बियॉन्ड, है ना, कि समझ के हम अपनी समझ के बियॉन्ड जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? मेटाकॉग्निशन। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स कि जो हमने समझा है उसके बियॉन्ड जाके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या समझते हैं आप? तो इंक्लूसिव एजुकेशन आप ऑप्शन देखिए। इंश्योरिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी द सेम। क्या ये इंश्योर करता है कि लर्निंग आउटकम ऑफ, जो लर्निंग आउटकम है सारे स्टूडेंट की वो सेम होनी चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मतलब है। या फिर इंक्लूडिंग द डिजेबल्ड इन द मेन स्ट्रीम,
या फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट जो है उनको मेन स्ट्रीम में रखना है, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है। एंड प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, जो कंपल्सरी एजुकेशन देने हैं किनको, 14 ईयर्स से जो बिलो के हैं बच्चे उनको, तो ये भी सही नहीं है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ensuring that no child is left behind in education. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या इम्प्लाइज करता है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से ना छूटे, ये इसको इंश्योर करता है कि नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है वो है कि लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू। लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए? तो क्या नॉलेज गेन करने के लिए, कीप द लर्नर्स इन गुड ह्यूमर्स, और इवेल्युएट द लर्नर फॉर द प्रोग्रेस मोड? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए? बिकॉज वो स्टूडेंट को लिसन करके क्या पता लगा पाएंगे? एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्नर। अगर हम स्टूडेंट को टीचर सुनेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तभी वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे ना। वो किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, किस चीज़ में उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो लर्नर की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो टीचर को ज़रूर से सुननी चाहिए। तो इसलिए लिसनिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, when the learning outcome of a student are ensured with employment of less resources and effort on the part of teacher and more initiative of self-learning is evident, which of the following expression will be describe the teachers most appropriately? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्टूडेंट की लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है ना, और कम से कम रिसोर्सेज में अच्छी लर्निंग हो रही है ना, सेल्फ लर्निंग भी हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है? तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो आंसर होगा वो है कि टीचर इज़ इफ़ेक्टिव। टीचर इज़ इफ़ेक्टिव, टीचर बहुत इफ़ेक्टिव है, तभी तो कम से कम समय में कम से कम रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है स्टूडेंट्स की, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which among the following best describe the emotional intelligence of a learner? इनमें से कौन सा एक इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर को बताता है? लर्नर के इमोशनल इंटेलिजेंस को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन। तो निश्चित रूप से ये सही होगा कि जब हम अपनी इमोशंस को समझते हैं और दूसरे के इमोशंस को भी समझते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, तभी तो हम दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं। एक्सप्रेस वन सेल्फ स्ट्रांगली। नो, इमोशनल पीपल आर समटाइम्स नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग है। बीइंग रैशनल इन थिंकिंग, it is also not correct. And adjusting one's emotion as per situation, so it is right, क्योंकि जब अपने इमोशन को हम एडजस्ट करते हैं सिचुएशन के अनुसार, तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। एंड बीइंग क्रिएटिव एंड
open to criticism. No, it's not right. Accepting other people as they are. It is true. क्योंकि जब हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो हम जिस पीपल को उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ADF। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ADF। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग की कंसेप्ट को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। टीचर्स मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। जो डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ लाना और साथ में लर्न करने के लिए उनको बिठाना, उनको साथ में ले आना, ये क्या है, एक इंक्लूसिव लर्निंग का पार्ट है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को किसने डेवलप किया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A, हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज टीचिंग मेथड विच हैव अ ग्रेट स्कोप फॉर डायलॉजिक डिस्कोर्सेस। यहाँ डायलॉजिक डिस्कोर्सेस जो है वो लर्नर सेंट्रिक टीचिंग है ना। लर्नर सेंट्रिक टीचिंग को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को क्या कहते हैं, डायलॉजिक डिस्कोर्सेस भी कहते हैं। तो लेक्चर विथ ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये टीचर सेंट्रिक है, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हमें लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन को खोजना है ना। तो लेक्चर विथ ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये टीचर सेंट्रिक हो गया। टीम टीचिंग ऑल्सो टीचर सेंटर। ट्यूटोरियल is learner center and problem solving is also learner center. Chalk and talk method is teacher center and group discussion is learner center. तो tutorial, problem solving method and group discussion is right answer. CDF. Here CDF is right answer, option number 2. Next 61 question is, a teacher gives lot of positive and negative examples to support her presentation in classroom. This will be related to which level of teaching? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ाने के दौरान टीचर जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स, किस लिए, अपनी टीचिंग को जारी रखने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए, है ना। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल्स ज़रूर देते हैं। तो ये कौन से लेवल की टीचिंग है, तो जहाँ भी एग्जाम्पल की बात आए
तो जहाँ भी एग्जाम्पल हो तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की होगी। तो ये की टर्म है अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग को समझने के लिए, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन से हैं? तो ऑडियो ब्रॉडकास्ट तो नहीं है, प्रिंटेड मटेरियल और बुक्स भी नहीं है, रेडियो टॉक भी नहीं है। तो एडुसेट, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, एडुसेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन एसर्टेन्स। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस, तो डायग्नोस्टिक से समझ जाते हैं कि डायग्नोज मीन्स क्या, पहचान करना, है ना। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस जहाँ भी आए तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। जहाँ भी डायग्नोज आया तो आपको कारण और उपचार की ही बात होगी, कॉजेज एंड रेमेडीज जो है लर्निंग प्रॉब्लम की, उसकी ही पहचानने की बात होगी, है ना। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन असर्टेन्स कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ persistent learning problems during instructions. Right answer is option number A. Next question है कि which teaching aids enhance the skills like reading, listening and pronunciation. कौन सी टीचिंग एड्स जो है वो इन्हांस करती है कौन से स्किल्स को, रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ करेक्ट क्या होगा, ऑडियो लिंक, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। Here some mistakes, audio lingual teaching aids. Okay, teaching aids enhance the skills like reading, listening and pronunciation is audio lingual teaching aids. Okay, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What of the following is a key behavior contributing to effective teaching? Effective teaching की key behavior कौन सी है इनमें से? क्या explaining concepts in a logical step by step presentation, जब हम concepts को explain करते हैं logical way में और step by step presentation में, तो क्या वो key behavior effective teaching की? या using direct and indirect क्वेश्चंस, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हम करते हैं, और समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय स्टूडेंट, और जो भी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया उसको हम समराइज करते हैं, तो क्या ये इफ़ेक्टिव टीचिंग है? नो, ऑल थ्री आर नॉट इफ़ेक्टिव टीचिंग। की बिहेवियर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, इट्स here encouraging students to elaborate on an answer. So all three are not the key behavior of effective teaching. So what is key behavior of effective teaching? Here effective teaching key behavior is explaining concepts in a logical step by step presentation. जब हम concepts को logical way में और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन में करते हैं, तो दिस इज़ द की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which
which among the following is a non-cognitive characteristics of learning? non-cognitive characteristics of learner जो है स्टूडेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे जो कि नॉन कॉग्निटिव है, जो उनके माइंड से जुड़ा हुआ नहीं है? तो रिकॉलिंग तो कॉग्निटिव है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कॉग्निटिव है ना, एंड आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट, इट इज ऑल्सो cognitive. So what is non-cognitive? Here the non-cognitive is option number B, believing what is true. Here believing what is true is affective. It is related to our attitude. So it is which kind of characteristic it is? So it is related to affective domain. Okay, believing what is true is related to affective domain. So all these three are related to cognitive. So all these three are here wrong, and here the right answer is option number B. Next question is, experience related to teaching learning was suggested by? टीचिंग लर्निंग से जो रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है? Here question is about the cone of experience. Cone of experience. The question is repeatedly written. Here the cone of experience related to teaching learning was suggested by, and the right answer is Edgar Dale. Edgar Dale suggested the cone of experience. Okay. Now here also the right answer is Edgar Dale. The next question is, which of the following is a social characteristics of a learner? लर्नर की सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो है इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स. जब हमारे अंदर इस तरह की एबिलिटी होती है कि हम किसी सोशल ग्रुप में जाके सोशली अपने आप को एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं, तो ये हमारी क्या है? सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हम समाज में घुल मिल जाते हैं, तो ये हमारी क्या है? सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या है? एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन? फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो एवोल्यूशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस. कि ये एवोल्यूशंस कब होती है? अपने पढ़ाई के दौरान, जब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग सेशंस. जो अभी जो हम एवोल्यूशंस कर रहे हैं, क्या है ये फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस है ना. जब लाइव हम क्लासेस लेते हैं तो वो क्या होती है? फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस है. तो नेक्स्ट जो 70 नंबर है वो तो हम लोगों ने कर लिया. यहाँ पे कौन of experience is related to teaching learning was suggested by Edgar Dale, and the right answer is here option number A, evaluation is conducted during teaching. Okay student, we'll stop here. In our next video lecture very soon we'll come with our next video lecture. Till then, bye, stay blessed, thank you.